हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एडुस्टेशन। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, है ना, जिसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, राइट? एज वी नो वी आर डिस्कसिंग क्लास 9th साइंस चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़, राइट? तो टिश्यूज़ में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ देखा था प्लांट्स का, और इसी के साथ प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट हो चुका हम लोगों का, है ना। प्लांट टिश्यूज़ 3 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यूज़ एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। ओके, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि टिश्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यूज़ और दूसरा होता है एनिमल टिश्यूज़, राइट? तो प्लांट टिश्यूज़ को हम लोगों ने डन कर लिया है। आज हम लोग एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, एनिमल टिश्यूज़ स्टार्ट करेंगे। एनिमल टिश्यूज़, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका ओवरव्यू लिया था कि एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, राइट? फर्स्ट एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज़, राइट? एपिथेलियल टिश्यूज़ भी फर्दर 4 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सेल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे इसे क्लासीफाई किया गया है। स्क्वैमस, स्क्वैमा वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है स्केल। तो स्केल्स लाइक, फिश का स्केल्स आपने देखा होगा, फिश के आउटर सरफेस पे स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उसी से ये स्क्वैमस वर्ड लिया गया है और स्क्वैमस एपिथेलियम की कैटेगरी दी गई है। कॉल्यूमनर, जिस सेल्स का कॉल्यूम लाइक स्ट्रक्चर होता है उस सेल्स से बनी हुई टिश्यूज़ को कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहते हैं। क्यूबाइडल, जिस सेल्स का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि विड्थ एंड हाइट दोनों सेम होती है, तो वैसे सेल्स से बनी हुई टिश्यूज़ को क्यूबाइडल एपिथेलियम कहते हैं। और जो ग्लैंड सेल्स से मिलकर के बनी हुई एपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। ओके, इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट टाइप होता है ब्लड, बोन्स, उसके बाद कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन्स, ये बोन्स का ही एक टाइप होता है ना, जो कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो कि फैट को स्टोर करता है उसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू। ओके, मस्कुलर टिश्यूज़ भी 3 टाइप्स की होती हैं। स्केलेटल मसल, जो कि बोन्स से जुड़ी हुई जो मसल्स होती है उससे बनी हुई टिश्यूज़ को स्केलेटल मसल कहा जाता है। स्मूथ मसल्स, जो कि स्मूथ होती हैं, उसकी सरफेस स्मूथ होती है और जो सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है स्मूथ मसल। ओके, थर्ड होता है कार्डियक मसल, जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है। कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो हार्ट से जुड़ी हुई मसल को कार्डियक मसल कहते हैं। नर्वस टिश्यूज, जो कि नर्व सेल से बनी हुई होती है, उसे कहा जाता है नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप्स की टिश्यूज़ होती हैं एनिमल बॉडी में, जिससे कि एनिमल बॉडी का डेवलपमेंट होता है, एनिमल बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कुछ वर्ड है जो कि मेन एक ऑर्गन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेनल। तो ये रेनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने रिपोर्ट वगैरह में देखा होगा, ये बायोलॉजिकल टर्म यूज़ होता है। तो किडनी से रिलेटेड अगर कोई बात लिखी हुई होती है तो वहाँ पे रीनल वर्ड यूज़ किया जाता है। उसी तरह से लीवर के लिए यूज़ होता है हिपैटिक वर्ड, राइट? हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज़ किया जाता है, किडनी के लिए रीनल वर्ड और लीवर के लिए हिपैटिक वर्ड। ओके, तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो टिश्यूज़ होती हैं 4 टाइप्स की टिश्यूज़, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे लोकेट होती हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुलर टिश्यूज़, जो कि कार्डियक मसल होती है, वो हार्ट में प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल बोन से रिलेटेड, बोन से अटैच्ड होती है। जहाँ जहाँ पे बोन्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में वहाँ पे स्केलेटल मसल भी प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल, जो कि सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, तो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, वहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स के रूप में। इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। तो ये
गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या फिर कोई भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं जो कि खोखले होते हैं अंदर से, जिसमें कैविटीज़ पाई जाती है, जैसे कि माउथ हो गया हमारा, तो माउथ में बकल कैविटीज़ होती हैं, राइट। तो ऐसी जगहों पे उनकी जो लाइनिंग होती है यानी कि इनर वॉल्स और आउटर वॉल्स, उसको बनाने में एपिथेलियल टिश्यूज़ हेल्प करती हैं, है ना। नर्वस टिश्यूज़ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर के बोन्स बनता है। फैट एडिपोज टिश्यूज़, जैसा कि मैंने कहा, तो एडिपोज टिश्यूज़ भी एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है जो कि फैट को स्टोर करती है, ओके। और ये टेंडन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। जो मसल को बोन से कनेक्ट करे उसे कहेंगे टेंडन, और जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है उसे लिगामेंट कहा जाता है। दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को लिगामेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ में। आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ओके। सो एपिथेलियल टिश्यूज़, अ थिन लेयर ऑफ टिश्यूज़ that covers organs, glands and other structures within the body is called epithelial tissue or epithelium. एपिथेलियल टिश्यूज़ का अनदर नाम होता है एपिथेलियम, इसे हम कॉमनली एपिथेलियम कहते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करती हैं, ये बॉडी सरफेस की कवरिंग का फॉर्मेशन करती है एंड द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़ एंड हॉलो ऑर्गन्स। जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी की जो कैविटीज़ होती हैं या फिर हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, उन लाइनिंग्स एपिथेलियल टिश्यूज़ की ही बनी हुई होती है। अब लाइनिंग क्या होता है और कवरिंग क्या होता है, तो लाइनिंग, इनर वॉल्स को लाइनिंग कहा जाता है ना। किसी भी ऑर्गन्स की जो इनर वॉल होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं माउथ, तो माउथ की जो इनर वॉल है उसे लाइनिंग कहेंगे, और आउटर सरफेस जो होती है उसे कवरिंग कहा जाता है, ठीक है। आउटर सरफेस को कवरिंग कहा जाता है, या वॉल कह लो या सरफेस कह लो, ठीक है। तो लाइनिंग, जब कहीं भी लाइनिंग वर्ड यूज़ होता है दैट मीन्स के इनर वॉल, और जब कहीं भी कवरिंग यूज़ होता है तो दैट मीन्स के आउटर वॉल। तो ये बॉडी सरफेस की कवरिंग का भी डेवलपमेंट करती है एपिथेलियल टिश्यूज़। जैसे कि स्किन, तो स्किन क्या है, हमें हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन, है ना, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कवर की हुई होती है। तो स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, ओके। और माउथ कैविटीज़, इसोफेगस, ब्लड वेसल्स की जो इनर वॉल होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, लंग्स में जो एल्वियोलाई होता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है एल्वियोलाई, उसकी इनर वॉल भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की ही बनी हुई होती है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसकी जो कैविटीज़ होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की ही बनी हुई होती है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सेपरेट्स। ये कवरिंग एंड लाइनिंग के फॉर्मेशन के अलावा ये एक ऑर्गन सिस्टम को दूसरे ऑर्गन सिस्टम से सेपरेट करने में एक बैरियर की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि कोई दो सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी ये एक लाइनिंग का डेवलपमेंट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू एक बैरियर की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि हमारी बॉडी के सभी सिस्टम्स को अलग अलग रखने में हेल्प करता है, ओके। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके सेल्स कैसी होती हैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ की सेल्स एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड होती हैं, एकदम पतली होती हैं। एक्सट्रीमली थिन यानी कि बहुत पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं, और एक दूसरे से इतनी क्लोजली कंपैक्ट होती हैं कि दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, ये टाइटली पैक्ड होती हैं, ओके। इनके स्ट्रक्चर, इट कैन बी डिफरेंट शेप्स, इनका शेप इरेगुलर होता है क्योंकि इन्हें प्रोटेक्टिव लेयर बनानी होती है, तो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं हो, तो ये जिस भी तरह से अरेंज हो जाती हैं ताकि कोई स्पेस बीच में ना छूटे, इसलिए ये इरेगुलर बेसिस पे अरेंज्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप से प्रेजेंट हो सकती हैं, कभी कभी सिंगल लेयर में भी प्रेजेंट होती हैं एंड कभी कभी ये मल्टीपल लेयर्स में भी प्रेजेंट होती हैं। इट कैन बी अरेंज्ड इन टू टाइप्स, इट मे बी सिंगल लेयर और मे बी मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखो कि इसमें दो सरफेस है, एक आउटर सरफेस है जो कि फ्री है, यानी कि किसी भी सेल से अटैच नहीं है, ना ही किसी अदर सेल से अटैच्ड है, ना ही किसी ऑर्गन से अटैच्ड है। ये या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है या फिर ये बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है। जैसे कि आप स्किन का एग्जांपल ले लो, तो स्किन हमारी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, राइट। और अगर हम
डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं या फिर अपने माउथ की लाइनिंग की बात कर लो, तो माउथ की जो कैविटी होती है, बकल कैविटी, वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होती है, राइट। तो इनकी जो सेल्स होती हैं उनकी दो सरफेस होती हैं। एक फ्री सरफेस होती है जो या तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगी या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, और अदर साइड की सरफेस जो होती है वो एक मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है। लुक हेयर, ये है सेल का आउटर सरफेस, फ्री सरफेस, और इसके अपोजिट वाली जो सरफेस है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से इसलिए अटैच्ड होती है क्योंकि इनके पास अपना कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं इनमें जो इन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें। तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए इसे कनेक्टिव टिश्यू से अटैच्ड होना पड़ता है। तो कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होने के लिए इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन का सहारा लेना पड़ता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू से अटैच्ड होती हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, अपने आप को अलाइव रखने के लिए, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स वगैरह जो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से जो सिक्रीशन होता है उस सब्सटेंस से बनी हुई एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, सो एपिथेलियल टिश्यूज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनकी सेल्स एक्सट्रीमली थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल कंपैक्टली पैक्ड होती हैं। इट में भी डिफरेंट शेप, ये सिंगल लेयर हो सकती हैं या फिर मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। इनकी एक सरफेस फ्री होती है और दूसरी सरफेस बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? तो ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है जो कि बना होता है एपिथेलियल टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज से सिक्रीट किए गए सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो 4 टाइप्स की एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, वो सभी बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड रहती हैं। ओके, इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन, दे परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। लुक हियर, इस पिक्चर को अगर आप देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्किन क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी वगैरह से, तो इसका पहला फंक्शन हो जाता है प्रोटेक्शन। ओके, ये ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होती है, ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंड का क्या काम होता है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करना, एंजाइम्स का सिक्रीशन करना। तो सेकंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज सिक्रीशन। ओके, इसी तरह से इंटेस्टाइन का क्या काम है? हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और ब्लड वेसल्स के थ्रू सभी सेल्स तक सप्लाई करना। तो अनदर फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा किडनी की सेल्स में भी प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यूज। तो किडनी का क्या काम होता है? फिल्ट्रेशन करना, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करके उसे फिल्टर आउट कर देना, बॉडी से बाहर निकालना, है ना। तो अनदर फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज इज फिल्ट्रेशन। इसी तरह से ये प्रोटेक्शन भी करती है, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती हैं। ओके, so they form a variety of functions that includes protection, absorption, secretion, filtration, excretion and diffusion। diffusion जैसे कि gaseous exchange, ऑक्सीजन रिसीव करना और CO2 रिलीज करना, है ना। Apart from this, it also regulates the exchange of materials between the body and the external environment। जैसे कि ऑक्सीजन बॉडी से CO2 रिसीव करके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को रिसीव करती हैं। तो ये किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है? बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। और इसके अलावा ये बॉडी टू बॉडी के बीच में भी गैसियस एक्सचेंज या मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं, रेगुलेट करती हैं। जैसे कि किसी एक ऑर्गन से किसी हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ और उसे दूसरे ऑर्गन्स तक सेंड करना, तो उसमें भी ये हेल्प करती हैं एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, अब आइए हम इसके टाइप्स देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज को 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। एक तो कि लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे कि कितनी लेयर प्रेजेंट है। सिंगल लेयर होती है तो उसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, और जब मल्टीपल लेयर प्रेजेंट हो तो उन्हें हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड वर्ड स्ट्रेटा से लिया गया है जिसका मतलब होता है लेयर, ठीक है। स्ट्रेटा वर्ड मीन्स होता है लेयर। तो लेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। लुक हियर, ये सिंपल है, एक लेयर है तो उसे कहेंगे सिंपल एपिथेलियम। अगर एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होगी तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, इसके अलावा सेकंड बेसिस क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया है। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इसके अलावा एक और टाइप होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, स्क्वेमस, जैसा कि नाम से मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्क्वेमा वर्ड स्केल्स से लिया गया है। स्केली स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। क्यूबैडल, जिस सेल्स का शेप क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यूब लाइक शेप होता है, तो उसे क्यूबैडल एपिथेलियम कहते हैं। कॉल्यूमनर एपिथेलियम में सेल्स कॉल्यूम लाइक होती हैं, पिलर लाइक होती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड सेल्स से मिलकर के बनी हुई टिश्यूज। ठीक, अब ये चारों टाइप की टिश्यूज भी फर्दर दो कैटेगरीज में पाई जाती हैं। अगर ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती हैं तो सिंपल स्क्वेमस कहेंगे, अगर ये मल्टी लेयर में प्रेजेंट हैं तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहेंगे। इसी तरह से क्यूबैडल एपिथेलियम भी दो टाइप्स की हो सकती हैं, सिंगल लेयर में तो सिंपल, मल्टी लेयर में तो स्ट्रेटिफाइड, है ना। कॉल्यूमनर भी दो टाइप्स में हो सकती हैं, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। ये और ये आपको नहीं पढ़ना है, यही तीन टाइप्स आपको पढ़ने हैं। ओके, अब इसमें देखिए एक सेल को अगर आप देखो तो इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और ये सब जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। A group of simple flattened cells filled with cytoplasm possessing a small round nucleus at the center. Squamous epithelium एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जो कि सिंपल होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, इनकी सेल्स एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट होती है और न्यूक्लियस इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। ओके, दे फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। इनका क्या फंक्शन है कि ये लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है, एक डेलिकेट यानी कि एक नाजुक लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं। तो ऐसे सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स। ये एनिमल बॉडी के उस पार्ट में प्रेजेंट होती है जहाँ पे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, हो रहा होता है, वैसे पार्ट में ये प्रेजेंट होती है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है ये स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, जैसे कि एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई का क्या काम है, गैसियस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन रिसीव करना और CO2 रिलीज करना। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी जो होती है उसको मेंटेन करने में स्क्वेमस एपिथेलियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, सिंगल लेयर में ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो ब्लड वेसल्स, हार्ट, कैपिलरीज, लंग एयर सैक्स जिसे हम एल्वियोली कहते हैं, तो इन सब में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, यानी कि सिंगल लेयर में स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती हैं। ओके, हमारी जो स्किन होती है या फिर हमारे माउथ की जो कैविटी होती है, वजाइना होता है, इसोफेगस जो होता है जिसके थ्रू फूड मुंह से हमारे स्टमक तक पहुंचता है, उसको एसोफेगस कहा जाता है। तो उसकी जो कवरिंग होती है और माउथ की लाइनिंग होती है या फिर हमारा स्किन होता है, ये सब मल्टी लेयर्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है ना। एक सिंगल लेयर नहीं होती है, मल्टी लेयर होती है। ओके, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे सिंपल स्क्वेमस सिंगल लेयर में होती हैं एंड स्ट्रेटिफाइड आर मल्टी लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम। लोकेशन की बात करें, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है सिंपल स्क्वेमस, इन द कैविटीज ऑफ माउथ, इसोफेगस, इन द लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई, कैपिलरीज, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले स्किन, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन, दिस टिश्यू गिव्स प्रोटेक्शन, अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन। ये होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन। क्योंकि ये बिल्कुल थिन लेयर होती है और सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसलिए ये फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो दिस टिश्यू गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी जैसे कि स्किन, एंड ऑल्सो ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ जर्म्स। आप स्किन से इसे याद रख सकते हैं कि स्किन क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है ना। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या फंक्शन हो जाएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड ऑल्सो ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ इन्वेडिंग पार्टिकल्स। ओके, सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियम की बात करें, क्यूबाइडल एपिथेलियम, अ ग्रुप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सेल्स का, तो उस सेल से बनी हुई एपिथेलियल टिश्यूज को क्यूबाइडल एपिथेलियम कहा जाता है। दैट इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर्स थ्रू आउट द बॉडी। ओके,
दिस फॉर्म्स दी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है यानी कि इनर वॉल्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि जिससे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, आपके माउथ में जो सलाइवा बनता है वो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ओके, तो इसके डक्ट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। एंड स्वेट ग्लैंड, जहाँ से स्वेटिंग होती है उस स्वेट ग्लैंड्स में भी ये क्यूबाइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा, इसका ये इन ऑर्गन्स में क्या काम करता है, तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स या टीयर ग्लैंड्स, इन सबको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली क्यूबाइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, तो ये एब्जॉर्प्शन करती हैं, सिक्रीशन एंड एक्सक्रिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। ठीक है, अब क्यूबाइडल एपिथेलियम भी दो टाइप्स की हो सकती हैं, या तो सिंगल लेयर में या मल्टीपल लेयर में। सिंगल लेयर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, इसमें ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियास आपने सुना है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है जिससे इंसुलिन हार्मोन का रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन आप लोगों ने सुना होगा। पैंक्रियाज आप अभी नहीं जानोगे, क्लास 10th में जब जाओगे तो डाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको पैंक्रियाज समझ में आएगा कि क्या होता है। फिलहाल आप बस इतना जानो कि पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और किसी भी ऑर्गन से जो पाथवे निकलता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसके थ्रू वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है कोई भी सब्सटेंस, उसको बायोलॉजिकल टर्म में डक्ट कहा जाता है, नलिका, है ना। हिंदी में इसे कहते हैं नलिका। तो कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना तो उसे डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड्स में भी क्यूबाइडल एपिथेलियम का स्ट्रेटिफाइड वर्जन प्रेजेंट होता है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो वो होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। अगर सेल्स पिलर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, पिलर लाइक या कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, लुक हियर, ये कॉलम की तरह बना हुआ है ना। सेल्स की हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम होती है, तो ऐसे सेल्स को पिलर लाइक या कॉलम लाइक सेल्स कहते हैं। और ऐसे सेल्स से बनी हुई एपिथेलियल टिश्यूज को कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहा जाता है। ओके, दैट प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी पार्ट्स वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स। ये ऐसे पार्ट में प्रेजेंट होती है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। ठीक है, दिस फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। इसका ये रोल का कहाँ कहाँ पे होता है मेन रोल, तो ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग जो होती है उसका फॉर्मेशन करती है। ठीक, मेन फंक्शन इसका क्या हो जाएगा कि एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब ये भी दो टाइप्स में प्रेजेंट हो सकती हैं, या तो सिंगल लेयर में तो उसे हम कहेंगे सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। अगर ये मल्टी लेयर में प्रेजेंट होगी तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि स्टमक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ से लेकर के इंटेस्टाइन तक, जिस ट्रैक्ट के थ्रू, जिस पाथवे के थ्रू हमारा फूड पहुंचता है इंटेस्टाइन में, उस पूरे पाथवे को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। उसमें इसोफेगस भी आ जाएगा, स्टमक की वॉल भी आ जाएगी, इंटेस्टाइन की वॉल भी आ जाएगी, है ना। तो वो सभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हुए। ओके, तो उनकी जो इनर वॉल होती है वो कॉल्यूमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर की इनर वॉल वो भी कॉल्यूमनर एपिथेलियम की ही बनी हुई होती है। मल्टी लेयर में कॉल्यूमनर एपिथेलियम किसमें प्रेजेंट होता है, तो मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है एंड कुछ ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं उनमें भी स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर इस कॉल्यूमनर एपिथेलियम में की जो आउटर सरफेस होती है उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, तब हम ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे एपिथेलियम को सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। तो एक नई कैटेगरी बन जाती है सीलिएटेड एपिथेलियम की। ओके, A type of columnar epithelium having hair-like projection। सीलिया का मतलब क्या, hair-like जो प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है सरफेस से, इसी को सीलिया कहा जाता है ना। यह है सीलिया। सीलिया और माइक्रोविलाई ये दो टर्म होते हैं, आप लोगों ने कहीं कहीं पे सुना होगा। तो सीलिया जो होता है ना, इसमें मूवमेंट होता है, ये मूव करती हैं आगे आगे, ये इस तरह से इनमें सीलिया में मूवमेंट होता है। ओके, तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम की सरफेस पे अगर सीलिया प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पार्ट्स ऑफ द नेजल कैविटीज, द यूट्रस एंड द ओविडक्ट ऑफ फीमेल। जहाँ जहाँ पे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ना, किसी डस्ट पार्टिकल्स को रोकना होता है,
ऐसी जगह पर सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, तो जब जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे सांस नाक के अंदर इंटर कर जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसे रोकने का काम करती है यह सीलिया। ओके, इसी तरह से यूट्रस हो या ओविडक्ट हो, इन सब में डस्ट पार्टिकल्स को रोकने के लिए ऐसी टिश्यूज प्रेजेंट होती है। ओके, लास्ट टाइप ऑफ टिश्यूज इज ग्लैंडुलर। ये ग्लैंडुलर टिश्यू जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल से मिलकर के बनी हुई टिश्यूज को ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है, विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन द बॉडी। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्या काम है? ये प्रोडक्शन करती हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स का। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स यानी कि या तो ये हार्मोन हो सकता है, या तो ये टीयर हो सकता है, स्वेट हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं। जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, क्या होते हैं? यही होते हैं ना, हार्मोन्स हो गए, टीयर, स्वेट, एंजाइम्स। तो ये सब का जो सिक्रेशन होता है उनमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम हेल्प करती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मौजूद होती है वहां पे, ऐसे पार्ट्स में जहां पे सिक्रेशन हो रहा होता है या फिर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है। ओके, सो दे आर फाउंड इन द सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स। कोई भी ग्लैंड हो, द स्वेट ग्लैंड्स ऑन द स्किन पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग होती है, एंड एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इन सभी ग्लैंड पे ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आया एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, राइट। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो हार्मोन्स के अलावा जितनी भी चीज़ों का सिक्रेशन होता है ना हमारी बॉडी से, वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं, जैसे कि स्वेटिंग हुई, स्वेट, टीयर्स, तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाते हैं, है ना। स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। इसके अलावा एंजाइम्स का भी सिक्रेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखो गॉबलेट सेल्स है, तो गॉबलेट सेल से मिलकर के बनी हुई है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। तो ये गॉबलेट सेल्स क्या चीज़ का सिक्रेशन करती है? म्यूकस। अब म्यूकस हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन की वॉल में ल्यूब्रिकेशन के लिए ये म्यूकस हेल्प करती है। जब हमारा फूड डाइजेशन हो रहा होता है तो उस टाइम में HCl रिलीज होती है, जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करती है, ये HCl। तो इस HCl की वजह से इंटेस्टाइन की वॉल को कोई हार्म नहीं पहुंचे, इसके लिए गॉबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, ताकि HCl का हार्म नहीं पहुंचे, HCl का कोई इफेक्ट नहीं हो इंटेस्टिनल वॉल पे। ओके, तो ये लिब्रिकेशन का काम करती है। चिपचिपा पदार्थ होता है ये म्यूकस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज को देखा। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉल्यूमनर, जिसका स्ट्रक्चर कॉलम लाइक होता है उसे कॉलुमनर एपिथेलियम कहते हैं। इसके अलावा ग्लैंडुलर, राइट, जो कि ग्लैंड सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, उसे ग्लैंडुलर कहते हैं। कॉलुमनर एपिथेलियम पे अगर सीलिया प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहेंगे सीलिएटेड, ठीक है। तो ये था एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, देखें उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।